वेलकम बैक दोस्तों। आप है स्कैन कार्स के साथ और आज की इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा जो हमने कैपेसिटर्स के ऊपर में एक थियरी समझी थी कि कैपेसिटर्स क्यों ज़रूरी होते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर में, उनको रिप्लेस करते वक्त में किन बातों का ख्याल रखना है और कितने टाइप के कैपेसिटर आते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि हम हर एक पर्टिकुलर टाइप का जो हमारा कैपेसिटर है इसको कैसे चेक करते हैं, इसको चेक करने का तरीका, साथ ही साथ में इसको डीसोल्डर कैसे करना और वापस बोर्ड पर कैसे लगाना होता है। बिकॉज हर कैपेसिटर का जो है तरीका अलग है, क्योंकि इनमें से कुछ जो है हीट को सेंसिटिव है, जैसे एल्यूमिनियम का मैंने आपको बताया था हीट को सेंसिटिव होते हैं, और जो बाकी कुछ है जिनको ब्लोअर की हीट झेल सकते हैं तो वो आसानी से ब्लोअर से निकल जाएंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर में इसके बारे में पूरी डिटेल बताई गई कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो आई बटन में आपके टॉप राइट साइड में आपके स्क्रीन के वहाँ पर एक लिंक पॉपअप हो जाएगी जिससे आप वो वीडियो आप एक्सेस कर पाएंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड तो इसी के साथ में चलिए अभी आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमने जो कैपेसिटर्स देखे थे वो थे आपका सिरेमिक कैपेसिटर होते हैं काफ़ी छोटे साइज़ के। ये यहाँ पर एक लगा हुआ है लाइट ब्राउन कलर का, यहाँ पर लगा हुआ है लाइट ब्राउन कलर का। ये आपके जो थोड़े बड़े साइज़ के लाइट ब्राउन, एक डार्क ब्राउन कलर का। ये अलग अलग कलर्स में हमने देखे थे, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, वाइट और ब्लैक कलर के। तो यहाँ पर लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन, जो ये दो कलर में सबसे ज़्यादा आपको आपके बोर्ड पर ये कैपेसिटर्स देखने के लिए मिलेंगे। वाइट और ब्लैक जो होते हैं ये बहुत कम आते हैं, बट आते ज़रूर है बोर्ड के ऊपर में। ये है हमारे सिरेमिक कैपेसिटर्स। फिर आता है आपका एसएमडी एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक, एसएमडी सिलिंड्रिकल बोल सकते हैं आसान भाषा में। एसएमडी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जिसके लेग्स उसके साइड में होते हैं, सरफेस माउंट होता है, ये सरफेस माउंट डिवाइस है, उसके साइड्स में उसके लेग्स होते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो उसके ऊपर प्रिंटेड होती है टॉप पर। कि सबसे ज़्यादा फेल होने वाले और सबसे कॉमनली ईसीयू के अंदर प्रॉब्लम लाने वाले कंपोनेंट है ये हमारे एसएमडी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। और ये क्योंकि हीट से फेल होते हैं तो इसको हम ब्लोअर नहीं लगा सकते, ब्लोअर से लगाना इसको जला देगा। इनके बाद में आते हैं हमारे मेटल ऑक्साइड। ये रहे आपके जो मैंने बताया था, लाइट ग्रे और ब्लैक कलर की इनकी बॉडी होती है और इसकी जो कैपेसिटेंस और वोल्टेज रेटिंग होती है इसके ऊपर में प्रिंटेड रहती है, कोडेड होती है इसके ऊपर में। इसके बारे में हम थर्ड पार्ट एक वीडियो आएगा इसी सीरीज़ का जिसके अंदर में हम इसके कोड्स को क्या कहते हैं, ये कोड्स को कैसे समझना है अलग अलग कैपेसिटर के। बिकॉज हो सकता है कि इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकूँ या इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकूँ, बट वो तब पता चलेगा जब हम इसका डिकोडिंग समझेंगे कि इसके कोड को डिकोड कैसे किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। और जैसे मैंने मेटल ऑक्साइड में बताया था, लाइट ग्रे साइड जो होता है वो आपका पॉजिटिव साइड होता है और ऑपोजिट साइड नेगेटिव होता है। और यहाँ पर लाइट ग्रे देखिए, इसी के ठीक बगल में ही एक और एक ब्लैक कलर का कंपोनेंट लगा हुआ है, सही है। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो लाइट ग्रे करके मैं बता रहा हूँ कलर का स्कीम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देना, बिकॉज यही फ़र्क बनाता है एक कैपेसिटर और एक डायोड के बीच में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कैपेसिटर जो है इस पर लगे हुए हैं फिलहाल, लाइट ग्रे और ब्लैक साइड के। तो ये हमारा तीसरा टाइप का है। इसके बाद में आपका चौथा आता है सिलिंड्रिकल में ही थ्रू होल वाला। जैसा हमने ये वाला देखा इसी की तरह में थ्रू होल कंपोनेंट है ये, बस इसमें फ़र्क ये है कि इसके जो लेग्स है, इसके लेग्स ठीक इसके पीछे की तरफ निकले होते हैं। ये रहे दोनों लेग, एक प्लस का साइड एक माइनस का साइड। और जैसे मैंने बताया था इसके अंदर मल्टीपल कलर्स आते हैं, जैसे अभी ये ब्राउन और ग्रे कलर का है, तो ग्रे जो है आपका वो नेगेटिव साइड है, ब्राउन जो है आपका वो पॉजिटिव साइड है। तो इनमें मल्टीपल कलर्स जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। और जैसे यहाँ पर देखिए यही लगा हुआ है ब्लैक और ग्रे, तो यहाँ पे ब्लैक साइड आपका पॉजिटिव है और ग्रे जो है छोटा हिस्सा मार्किंग का ये नेगेटिव है। अगेन इनकी भी जो वैल्यूज़ होती है वोल्टेज की, कैपेसिटेंस की, इनके ऊपर प्रिंटेड होती है। इस साइड नहीं है, यहाँ पर प्रिंटेड है। ओके, ये रहा 47 माइक्रोफैरेडे 53 वोल्ट्स। एक मिनट, एट 8.3 वोल्ट समथिंग है, 6.3 8.3 है। थोड़ा सा कैमरा ब्लर से नहीं पता चल रहा, बट
6.3 वोल्ट से। ओके, 47 माइक्रोफैरेड है, 6.3 वोल्ट से। अच्छा, एक कॉमन चीज़ मैंने नोटिस की है कि लोग क्या करते हैं कि कैपेसिटर के साइज़ के हिसाब से सोच लेते हैं यार इसका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगा या इसका स्टोरेज कैपेसिटी कम होगा। तो एक बात बता देता हूँ, कैपेसिटर के साइज़ के हिसाब से स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ती कम होती, उसका वोल्टेज झेलने की ताकत के हिसाब से जो है आपके कैपेसिटर का साइज़ जो है कम ज़्यादा होता है। सो इसी के साथ में चलिए एक एक करके हम लोग हर एक पर्टिकुलर हमारे कैपेसिटर को समझते हैं कि ये कैसे कैपेसिटर हमारे टेस्ट होंगे और कैसे इन्हें बोर्ड से निकाला जाएगा। तो सबसे छोटा और सबसे आसान वाले से सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो है हमारे सिरेमिक कैपेसिटर। तो यहाँ पर मैं थोड़े बड़े साइज़ के ले लूँगा ताकि वीडियो में आपको रेफरेंस के लिए आसानी हो जाए देखने के लिए। ओके, तो दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बस आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो रेगुलरली चलते हैं। जैसे कि ईसीएम रिपेयरिंग का जो प्रोग्राम है हमारा, ईसीएम रिपेयरिंग, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, इसका जो हमारा कोर्स चलता है वो 1 महीने का हमारा कोर्स होता है। उसके लिए एडमिशन जो है वो हर महीने एडवांस में चलते हैं। आप लोगों को अगर किसी को भी एडमिशन लेना हो तो अभी हमारे पास में बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि सिर्फ डिस्काउंट के साथ, यानी कि आप जो अपना पैसा बचा पाएंगे वो तो बचा ही पाएंगे, साथ ही के साथ इसमें एक रिवॉर्ड सिस्टम हम लोग चलाते हैं। मतलब रिवॉर्ड सिस्टम क्या होगा, उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो उसको जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप स्टूडेंट है, यानी कि आपने ITI किया है, आपने 12th पास किया है, अगर आप ये सारे स्ट्रीम से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास में अलग अलग कोर्सेस हैं और वो कोर्सेज के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी जानकारी जो भी आप लेना चाहते हैं उस पर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अपना मल्टीमीटर सेटअप कर लिया। सबसे पहले हम सिरेमिक कैपेसिटर की टेस्टिंग देखते हैं। मल्टीमीटर चेक कर लेते हैं पहले। मेरे मल्टीमीटर में 0.1 ओम्स का एरर है कंटिन्यूटी पर। फाइन। सो ये मेरा सिरेमिक कैपेसिटर है, ये भी मेरा सिरेमिक कैपेसिटर है। सबसे पहले इन्हें चेक करते हैं। अब सिरेमिक कैपेसिटर्स जो होते हैं, इन्होंने अगर हल्की बीप दे करके ये रुक जाते हैं, ठीक है। पहली बात, इन्होंने कंटिन्यूटी लंबे टाइम के लिए तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यूटी दे करके रुक जाते हैं तो भी ये वर्किंग ही माने जाते हैं। ओके, अब ये कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं दे रहा, रीडिंग दे रहा है, जिससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपेसिटर ओके है, ये पता चल रहा है। अब एक चीज़ याद रखना, जैसे जैसे आपके कैपेसिटर का साइज़ बढ़ता जाएगा, इसके अंदर में आपको कंटिन्यूटी का साउंड आना शुरू हो जाएगा। कंटिन्यूटी कुछ देर के लिए देगा कैपेसिटर और फिर रुकेगा। तो वो हम लोग जब कैपेसिटर्स अलग अलग चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर कैपेसिटर जो है ओके है, ये कैपेसिटर भी ओके है, ये भी ओके है। तो अब इनको निकालने के लिए आप सिंपली ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज इन केस अगर आपका कैपेसिटर बोर्ड पर शॉर्ट दिखा रहा हो, जैसे अभी मैंने चेक किया, तो लेट्स से ये वाला मेरा कंटिन्यूटी दे, कोई एक कंटिन्यूटी दे रहा हो, देखिए ये कंटिन्यूटी दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक कैपेसिटर है मेरा, ये छोटा वाला, ये मेरा कंटिन्यूटी दे रहा है। ओके, नहीं ये नहीं दे रहा है, ये शॉर्ट नहीं है एक्चुअली, बाजू वाले से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है वो। ओके, तो ये कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है। ये थोड़ी सी देर के लिए जो आकर के रुकती है, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख रहे हैं, ये थोड़ा सा जो कंटिन्यूटी आकर के रुकती है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आकर के रुक जाएगा, इसका मतलब है मेरा कैपेसिटर ओके है। रीडिंग दे ना दे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीडिंग नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिरेमिक कैपेसिटर ये ओके है। बट लेट्स से इनकेस अगर ये कोई शॉर्ट दिखा रहा हो, बोर्ड पर मुझे शॉर्ट दिखा रहा हो, तो मुझे सबसे पहले इसको बोर्ड से निकालना होगा। पहले मुझे इसे बोर्ड से निकालना होगा, एंड बोर्ड से निकालने के बाद में फिर से मैं टेबल पर चेक करूँगा। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप ब्लोअर यूज़ कर रहे हैं, का ब्लोअर हो सके उतना कंपोनेंट के ऊपर स्ट्रेट लगा होना चाहिए, जिससे कि आपके कंपोनेंट
के अलावा, आप जिस कंपोनेंट को निकालना चाहते हो उसके अलावा दूसरा कोई कंपोनेंट उड़ ना जाए। ठीक है, फिलहाल आपको विजिबिलिटी के लिए मैं थोड़ा एंगल पे रख रहा हूँ अपने ब्लोअर को, वरना होगा क्या, मैं ये कंपोनेंट निकालने की कोशिश करूँगा और ये आसपास वाले जो है ये उड़ जाएंगे, उनके नीचे हवा चली जाएगी उस वजह से। तो ये मैंने हीट कर लिया, तो ये मेरा कैपेसिटर बाहर निकल गया बोर्ड से। तो ब्लोअर के इस्तेमाल से आराम से मेरा कैपेसिटर जो है बाहर निकल गया है। अब इसे सिर्फ मैं चेक कर लूँगा कि टेबल पे ये ओके है या नहीं। हालांकि ये काम सिर्फ तब करना है आपको, टेबल पे टेस्टिंग सिर्फ तब करनी होती है जब बोर्ड पर शॉर्टिंग दिखाई दे रही है कि कंपोनेंट शॉर्ट हुआ है। बिकॉज हो सकता है कंपोनेंट खुद शॉर्ट हुआ हो सकता है आपका कैपेसिटर शॉर्ट हुआ हो। सो कंटिन्यूटी पर कोई नहीं, बीप का साउंड भी नहीं, कोई रीडिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपेसिटर ओके है। ओके, कैपेसिटर जो है मेरा वर्किंग है। नहीं, किसी भी तरफ से कंटिन्यूटी का साउंड नहीं आ रहा है। और जैसे हम जानते हैं ये कैपेसिटर जो है नॉन पोलराइज्ड है, तो इसे मैं किसी भी तरह से लगा दूं, बस जहाँ से निकाला था वहाँ पर दोनों तरफ, दोनों पॉइंट पर इसके पैड्स टच होने चाहिए। तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जब आप किसी भी कंपोनेंट को वापस लगाते हो, खास तौर से जब कंपोनेंट छोटा है। अब देखिएगा, मैंने एक हाथ में अपने कैपेसिटर को पकड़ के रखा है एंड दूसरे हैंड से मैं हीट कर रहा हूँ अपने पैड को। मैंने अब तक कैपेसिटर रखा नहीं है। इससे फ़ायदा ये होता है कि मेरा जब पैड हीट हो जाएगा तो वो मेल्ट हो जाएगा उसका सोल्डर। जब सोल्डर मेल्ट है, लिक्विड में है, तो मेरे कैपेसिटर को रखते ही वो उसको पकड़ लेगा और वो उड़ेगा नहीं। वरना क्या होगा, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रख के और फिर हीट करने जाऊँगा, एयर प्रेशर थोड़ा भी ज़्यादा होगा, मेरा कैपेसिटर उड़ जाएगा। अभी देखिए, क्योंकि मेरे सोल्डर पैड पहले से मेल्ट हुए थे, ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। मैंने हीट किया, हीट हटाई, इसको थोड़ा सा प्रेस किया हल्का सा ऊपर से, मेक श्योर कि ये लगा हुआ है, और अब कैपेसिटर मजबूती से बैठ गया अपनी जगह पे। तो सिरेमिक के लिए आप ब्लोअर यूज़ कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा एक नोटबुक पेन लेके बैठने, क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट के अलग अलग टाइप के कैपेसिटर के अलग तरीके हैं निकालने के। नेक्स्ट जो है, हम बढ़ने वाले हैं अब हमारे मेटल ऑक्साइड कैपेसिटर पर। यहाँ पर लगा हुआ है कि इस पर कोड लिखा हुआ है 47-10L। अब यहाँ से ज़रूरी हो जाता है देखना कि मेरा प्लस साइड कहाँ था और माइनस साइड कहाँ था। बट एक अच्छी बात यह है कि अगर इन केस कैपेसिटर्स के मामले में अगर मैं भूल जाता हूँ, मैं ध्यान नहीं देता कि मेरा पॉजिटिव कौन सा साइड था और नेगेटिव कौन सा था, और वो सेक्शन ओके था, ठीक है, अगर वो सेक्शन ओके था, तो एक तरीका है इसे पता लगाने का कि वो नेगेटिव साइड कौन सा है। बिकॉज जैसा मैंने बताया था, नेगेटिव साइड जो होता है किसी भी पोलराइज कैपेसिटर का, जिसकी पोलैरिटी प्लस माइनस साइड होता है, वो हमेशा डायरेक्टली ग्राउंडेड रहता है। वो डायरेक्टली ग्राउंडेड रहता है। तो ये नेगेटिव जो है मेरे कैपेसिटर का, इससे भी मुझे पता चल जाएगा ये कंटिन्यूटी दे रहा है इसके साथ में, और इससे पता चल रहा है कि भाई ये जो है मेरा नेगेटिव साइड है। तो इन केस मैं निकालते वक्त में ध्यान नहीं भी देता हूँ कि भाई किस साइड में मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव था, स्टिल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आसानी से निकालने के बाद में वापस लगाने से पहले ये नेगेटिव टेस्टिंग कर लूँ कि ग्राउंड के साथ में कंटिन्यूटी कौन सा लेग दे रहा है, और मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कैपेसिटर किस तरफ से लगा हुआ था। अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, रीडिंग आ रही है कोई बात नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए बस, लंबे टाइम के लिए खास तौर से, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं दे रहा, तो चलिए इसको भी निकालते हैं। अगेन ये ब्लोअर से आपके निकल जाएगा आसानी से, इससे भी दिक्कत है नहीं निकलने के लिए। मेटल ऑक्साइड कैपेसिटर जो होते हैं हमारे, ये काफ़ी हद तक डायोड से मैच होते हैं। बहुत ज़्यादा इनका जो शेप है
इनका जो ऊपर का कलर्स है सेम डायोड की तरह होता है। डायोड पर भी ग्रे मार्किंग और ब्लैक कलर की ही बॉडी उसकी पूरी होती है। सिर्फ दो तरीके होते हैं, एक तो आपका मार्किंग, दूसरा इसके जो मार्किंग साइड होता है यानी पॉजिटिव का जो साइड होता है कैपेसिटर पे, उसका जो कलर होता है वो लाइट ग्रे होता है कभी भी। ये आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल, तो पता रहेगा। जैसे ये जो कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है 47 वोल्ट 47-10L, ये लगा हुआ है साइड में जो पावर मॉसफेट है, जिससे आपका 5 वोल्ट 3.3 और 2.5 सेपरेट वोल्टेजेस जो जनरेट होने चाहिए बोर्ड को ज़रूरत पड़ती है वो जनरेट करेगा। उसके सप्लाई को स्टेबलाइज करने के लिए लगाया है। अब जब भी वो स्टेबल सप्लाई नहीं जनरेट करेगा, अगर समझिए ये खराब हो और आपने निकाल दिया, तो जब भी वो स्टेबल सप्लाई वो सप्लाई भेजेगा और उसकी सप्लाई स्टेबल नहीं रह पाएगी, तब आपके बोर्ड के अंदर में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे सर्किट को आपके। एक साइड से ये निकल गया, दोनों साइड से निकल गया। अब एक चीज़ का बहुत बहुत ख्याल रखना है, जब आप कंपोनेंट निकालते हो, कोशिश करना है जब आप कंपोनेंट निकालते हो उनको टेबल पे अपने उल्टा रखना। उल्टा रखने से क्या होता है, अब मेरा मैट अक्सर गंदा रहेगा, ठीक है, अक्सर जो है मैट मेरा गंदा रहेगा अनलेस एंड अनटिल मैं सप्लाई टेस्टिंग कर रहा हूँ। सप्लाई देने से पहले हमेशा अपने मैट को क्लीन करना ज़रूरी होता है, बिकॉज छोटा मोटा मेटल अगर रह गया तो मेरे बोर्ड में कहीं भी टच होगा जाके वो शॉर्टिंग क्रिएट कर देगा। सो मेटल ऑक्साइड कैपेसिटर जो भी कंपोनेंट हो उसको उल्टा रखने के लिए कोशिश करो, ताकि डस्ट जो है उसके शोल्डर पैड पे जाके बैठे ना। ओके, अभी टेबल पर भी सेम टेस्टिंग, और टेबल पे टेस्टिंग सिर्फ तब करने की ज़रूरत है जब आपका कैपेसिटर बोर्ड पर कंटिन्यूटी दे दे आपस में, यानी उसका पॉजिटिव नेगेटिव शॉर्ट हो जाए। तो इस पे यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ, कुछ नहीं, कोई रीडिंग नहीं, कोई कंटिन्यूटी नहीं। थोड़ी देर के लिए आके गई कंटिन्यूटी, फिर से मैं प्रोब्स जब फ्लिप करूँगा ये फिर से थोड़े से टाइम के लिए आएगी और फिर क्लोज हो जाएगा। सी, ये जो कंटिन्यूटी देता है ना कैपेसिटर, ये कंटिन्यूटी इसलिए देता है बिकॉज वो स्टोर कर रहा है, वो कुछ थोड़ा सा सप्लाई जो है अपने अंदर स्टोर कर रहा है, एंड उसके बाद में वापस से नॉर्मल हो रहा है। फिल होने के बाद में उसका कंटिन्यूटी आना बंद हो जाएगी। नाउ अभी इसको वापस से लगा देते हैं अपनी जगह पर। तो जैसे पिछले बारे में किया था, यहाँ पर भी सेम, पहले हीट करेंगे, पैड्स को मेल्ट करेंगे, और पैड्स मेल्ट होने के बाद में सिर्फ अपने कैपेसिटर को उसके ऊपर रख देंगे ताकि वो मजबूती से अपनी जगह बैठ जाए और आसपास के कोई कंपोनेंट भी ना हटे और ये कंपोनेंट भी ना हटे, जगह से प्रॉपरली बैठे। तो बस पैड्स के अंदर में एक शाइन आने तक थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही शाइन आने लग जाए आप उसके ऊपर में अपने कैपेसिटर को रख दो, प्रॉपर अलाइनमेंट रखो, हल्का सा ऊपर से प्रेस करो, ये ऐसे हिलना नहीं चाहिए। अभी दिख रहा है आपको ये कैपेसिटर इस तरह से मूव हो रहा है, इसका मतलब नीचे के पैड्स पूरी तरह से नहीं मेल्ट हुए, थोड़े बहुत हुए, पूरी नहीं हुए। अब देखिए ये मूवमेंट इसका कम हो गया, इसका मतलब ये अपनी जगह पे मजबूती से बैठ गया है। अब बहुत ज़्यादा हीटिंग नहीं करनी है, अपनी हीट हटाना है सबसे पहले और बाद में कैपेसिटर को छोड़ना है। पहले कभी भी आपको हीट हटानी है और फिर आप जो है कैपेसिटर को छोड़ोगे। अब देखो एक साइड से पैड जो है वो लग गया है, दूसरे साइड से नहीं लगा हुआ है, तो पहले इसको हीट करके लगा देते हैं अपोजिट साइड को भी। कभी कभी ये प्रॉब्लम जब आएगी तब ध्यान देना है आपको कि हो सकता है शोल्डर जो है पैड में कम हो गया है, और इसमें वैसे ही पहले से थोड़ा ही शोल्डर था, बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसलिए इतने पे ही लगाना अच्छी बात होती है। जितना है उतने पे अगर वो लग जाए ओरिजिनल जितना था पहले से, तो फिनिशिंग के साथ में काम हो जाता है। ये कैपेसिटर अब स्ट्रांगली लग गया है, बोर्ड उठ जा रहा है उसको उठाने में, बट वो अपने पैड्स नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब मजबूती से इसका काम हुआ है।